हाँ तो दोस्तों देखो 8 यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक सुरेश सर ने कंप्लीट करा दिया था। सुरेश सर पर टाइम नहीं होने के चक्कर में ये सॉल्यूशन है वो मैं करा रहा हूँ। सिर्फ आपके पास पेपर तो होगा और मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, आप सिर्फ आंसर चेक कर लो आपने ये लिखा है और इससे अलावा क्या लिखा है, तो उसके आधार पर आपको नंबर किस प्रकार से मिले होंगे। ठीक है, तो देखो 8 का पहला क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जिंक हो गया। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो Na2ZnO2 बनेगा, जिसको हिंदी में कहेंगे सोडियम जिंकेट। इसमें H2 है वो बाहर निकलेगा। अब देखो ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा देखो चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, यहाँ से देखते चलना, चूने का पानी ले लिया हमने, CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो एक श्वेत अवक्षेप बनता है। श्वेत अवक्षेप बनता है, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। फिर क्या कह रहा है, यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित की जाए, यानी इसमें और अधिक CO2 प्रवाहित करें तो एक जल में विलयशील लवण बनता है। क्या बनता है, जल में विलयशील क्या बनता है, लवण बनता है, जिसको नाम क्या कहेंगे, बी। ए और बी के नाम लिखिए। तो ए का नाम तो क्या हो गया, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ तो ये तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये दूसरा नाम क्या आ गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यही तो पूछे थे, ए और बी का नाम लिखिए, अभिक्रिया का संतुलित समीकरण। तो ये अभिक्रिया के संतुलित समीकरण हो गए। दोस्तों कुछ बच्चों को तो ये क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं कितनी देर में होंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट ये समीकरण देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तो दोस्तों ये तो हो गया आपका 8 नंबर हो गया था, 1 और 2 जो 3 नंबर का था। अब इसके अथवा में क्वेश्चन और थे, वो पहला था pH स्केल किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बोल के ही बता देता हूँ, अपने हिसाब से चेक करना, और मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको गौर से देख लेना। यही परिभाषा थी क्या आपकी कॉपी में, तो देखो परिभाषा थी, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, pH स्केल। अगर आपने ये परिभाषा लिखी होगी तो एकदम राइट है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में, ये तो 1 नंबर का था, दूसरा था अथवा वाला, इसका जो दूसरा नंबर था वो था 2 नंबर का। उसमें कह रहा था कि मुंह के pH में अगर परिवर्तन होता है तो दंत क्षय के कारण बताने हैं। क्या किस कारण होते हैं, तो किस कारण होते हैं। देखो मुंह के pH का मान अगर 5.5 से कम होने पर, यानी pH का मान अगर 5.5 से कम होता है तो दंतों का क्षय वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुंह में उपस्थित जीवाणु भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण मुंह के pH का मान कम हो जाता है और इसे दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये 2 नंबर का था, ये आंसर था, आपने सुन लिया होगा। अगर जैसे आपने नहीं सुना है तो वीडियो को यहीं पर रोक के थोड़ा पीछे करके और दोबारा सुन सकते हो, 3 बार सुन सकते हो, जितने मन में आओ आपके सुन सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, उसमें कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। पहले तो उसकी क्या, दोनों की क्या देनी है, डेफिनेशन यानी परिभाषा, फिर दोनों का एक एक रासायनिक समीकरण उसको संतुलित करके देना है, बस इतना काम था। तो देखो मैं इसमें से देख के डायरेक्ट बोल देता हूँ, चेक कर लेना आप। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अवक्षेप, वह कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसका समीकरण की बात करें तो इसका समीकरण मैं लिख देता हूँ। इसका समीकरण मैं लिख रहा हूँ Na2SO4 प्लस BaCl2 इजिकल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। इसको देखो, अब ये तो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, और ये हो गया बेरियम क्लोराइड, और ये हो गया सोडियम सल्फेट। क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। तो इसका अवक्षेपण का समीकरण कौन सा था, ये वाला देखे आना था आपको। अब बचा विस्थापन का, तो विस्थापन के आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। देखो विस्थापन के देखो, Zn प्लस CuSO4 टेंस टू ZnSO4 प्लस Cu। देखो Cu क्या था, जुड़ रहा था, अब विस्थापित हो गया, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो Fe, दूसरा उदाहरण, Fe प्लस CuSO4, फिर इसका क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो इस प्रकार से आपकी क्या हो गई, दोनों हो गई। अब 9 का अथवा देखते हैं क्या है। देखो 9 का अथवा थोड़ा डिस्क्रिप्शन था उसका पूरा, तो 9 का अथवा क्या कह रहा है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। 9 का अथवा कह रहा है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा देनी है।
एवं प्राकृतिक गैस का दहन का संतुलित समीकरण दीजिए। तो सबसे पहले 9 का पहला देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें, विकृत गंधता किसे कहते हैं? वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्रियों को विकृत गंधता से बचाने हेतु कौन से उपाय किए जाने चाहिए? कोई 3 उपाय देने हैं। तो देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। 9 का पहला क्या कह रहा है? देखो 9 का पहला कह रहा है, देखो ये कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप जानते हैं ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वो है अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा के साथ उत्सर्जन होगा, क्या हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके प्राकृतिक दहन की बात करें तो मेथेन का दहन इसका एग्जाम्पल है। मेथेन का दहन यानी CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन दे रखा है विकृत गंधता। अब देखो विकृत गंधता वाला उसका ऑप्शन था, यानी उसका आंसर क्या है कि तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाती है। किसमें? ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, और जिसके कारण उनकी गंध एवं स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। दोस्तों ये मत समझना आप के आंसर के कैसे लिखें, क्या करें, सिर्फ आप तो वीडियो रोक के आराम से पूरा सुन सकते हो, फिर बैक करके फिर सुन सकते हो। तो अब इसके उपाय की बात करें। पहला उपाय, तेली वसायुक्त उपायों के उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। सबसे पहला प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाएंगे। दूसरा, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में उपचयन को रोकने के लिए चिप्स की थैली में O2 हटाकर N2 गैस प्रवाहित की जाएगी। अब तीसरा है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी। तो इसके 3 उपाय हो गए। सुन लिया होगा आपने, और नहीं सुना है तो वीडियो को थोड़ा बैक करना, फिर वापस शुरू करना, फिर आप सुन लेना, है ना। अब बात करेंगे क्या इसी का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 9 नंबर तक करा दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी 10 नंबर में क्या क्या है। पहले तो क्वेश्चन सुनना गौर से, मैं 2 बार बोलूँगा और अच्छे से सुनना, सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर अपने चेक कर लेना कॉपी में क्या है कैसे है। तो देखो पहला क्वेश्चन यानी 10वां नंबर, जब एक धातु यौगिक X की तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, किसके साथ? तनु HCl के साथ। किसकी कराई जाएगी? एक धातु यौगिक की, तब लवण, जल एवं गैस वायु प्राप्त होता है। यहाँ तक सुन लो पहले। तो देखो एक यौगिक था, उसकी अभिक्रिया तनु HCl के साथ कराते हैं तो लवण, जल और CO2 का प्राप्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यही तो कह रहा था। तो फिर आगे देखो, यौगिक वायु को बेकिंग सोडा के साथ गर्म किया जाएगा। अब देखो वायु क्या प्राप्त हुआ था? CO2 प्राप्त हुआ था। इसको अब किसकी कर रहे हैं? बेकिंग सोडा के साथ गर्म कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है देखना, बेकिंग सोडा के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जा सकता है यौगिक X जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोगी है। जो X था ना हमारा, कौन सा? ये वाला। तो ये क्या है? जल की स्थायीता, उसको हटाने के लिए काम में लिया जाता है। गैस वायु है वो चूने के पानी को दूधिया यानी श्वेत अवक्षेप करती है। यौगिक X और गैस वायु का नाम बताइए। ये आपका 3 नंबर का था। ये 2 नंबर का, तो इसमें क्या था? ये समीकरण दोनों। फिर 1 नंबर के आधे नंबर के इनके नाम लिखने थे, A और B के। तो A और B के देखो नाम ये लिख रहे हैं, समीकरण आपको ये दोनों लिख दिए। अब इनके नाम देना है तो नाम यहाँ से लिख दो। नाम क्या क्या थे देखो, X का नाम बोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे ये X का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो X का हो गया। और Y का क्या हो गया? CO2, जिसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका 10वां नंबर। अब इसके 8वां में क्वेश्चन था, उसका भी देख लेते हैं। तो देखो 10 का 8वां क्या कह रहा था इसमें, देखो 10 का 8वां सुनना, क्वेश्चन सुनना पहले। जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसमें? साधारण नमक यानी NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैस X और Y निकलती हैं। गैस X कैथोड पर तथा गैस Y एनोड पर प्राप्त होती है। गैस X
फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। किसके साथ? फटफट की ध्वनि के साथ जलती है तथा गैस वायु का जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी होता है। गैस एक्स और वायु का नाम लिखिए। अब इसमें बड़े क्वेश्चन कहाँ हैं? इसमें सिर्फ नाम ही तो लिखवाने थे, क्वेश्चन को देख के डर गए, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए, 3 घंटे में नहीं होंगे। आराम से आपको 1 घंटे में करना चाहें तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कंप्लीट पेपर हो जाता है ये। ठीक है, तो ये 10 का अथवा है। अब इसके समीकरण लिख लेते हैं। तो देखो इसके समीकरण 10 के अथवा के, ये तो हो गया पहला। अब अथवा में आया था उसके समीकरण और लिख देते हैं। तो देखो पहला समीकरण लिख दो, 2NaCl प्लस H2O। अब इसको विद्युत धारा की उपस्थिति में, किसकी में? विद्युत धारा की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? 2NaOH का जलीय विलयन प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको क्या कहेंगे? X, प्लस Cl2, क्या? Cl2, जिसको कहेंगे क्या? Y। अब देखो, अब पूछ क्या रहा है इसमें? x का मान, तो x का मान तो हमारा क्या आ गया? हाइड्रोजन गैस। और y का मान लिखो, तो y का मान क्या लिख देंगे? क्लोरीन। तो इस प्रकार से आपको x और y के मान लिखने थे। अब ये कैथोड एनोड पर पूछ रहा है, तो देखो हाइड्रोजन है वो तो क्या होगा? कैथोड पर, तो ये तो हो जाएगा आपका कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। और ये किस पर हो जाएगा? एनोड पर। बस इसमें यही पूछ रहा था, और क्या पूछना था इसमें? ये समीकरण लिख के इतना बताना था, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, पहला देखो, सोडियम कार्बोनेट के साथ आपको अभिक्रिया लिखनी है। इसमें भी सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है। पहले तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया बनानी है, उससे यौगिक बनेगा जो क्या होगा? ए होगा। तो ए के साधारण नमक, अब जो ए प्राप्त होगा उसको साधारण नमक भी कहते हैं। ए के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब ए यौगिक बन जाएगा उसमें जलीय विलयन प्रवाहित करने पर यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ए का रासायनिक नाम और रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो देखो इसमें कह रहा है क्या है? जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराने पर क्या बनता है? NaCl बनता है, जिसको साधारण नमक कहते हैं। और यौगिक कौन सा बनेगा? A। क्वेश्चन में कह रहा है। अब जब यौगिक की क्रिया, देखो जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो ये तो आपका कौन सा होगा? 11 नंबर। पहला 11 नंबर समीकरण था, वो दोनों समीकरण है वो कंप्लीट हो गए। अब इसके अथवा में जो दे रखा है उसको देखो। अथवा में दे रखा है कोई यौगिक x, देखो ये कह रहा है कोई यौगिक x। हमने मान लिया कि यौगिक क्या था? x। ये था एथिनॉल, जिसका नाम क्या है? एथिनॉल, CH3CH2OH। कोई यौगिक x सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो एथीन प्राप्त होती है और जल भी निकलता है। तो एथीन का नाम है वो हमने क्या दे दिया? बाई। और बाई का नाम पूछेगा तो क्या बताना है हमको? एथीन। तो पहला समीकरण तो ये हो गया। अब इसमें कह रहा है गर्म करने पर असंतृप्त यौगिक बाई बनता है, और वो मैंने बताया था क्या है? असंतृप्त यौगिक है, क्योंकि क्या है? एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। तो ये हो गया बाई प्राप्त हो गया और असंतृप्त प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद X सोडियम धातु से भी अभिक्रिया करता है, और जो X था ना हमारा, वो सोडियम धातु से भी अभिक्रिया करता है, तो जिसमें कोई रंगीन गैस Z निकलती है। देखो जब सोडियम से क्रिया करेगा तो एक रंगीन गैस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिसको हम लोग नाम देंगे Z। और यही तो पूछ रहा था Z, और Z का नाम पूछ रहा था सोडियम एथोक्साइड। ध्यान रखना है क्या है? सोडियम एथोक्साइड, क्योंकि ये क्या एथिल एल्कोहल था, इसमें Na और जुड़ गया तो क्या हो गया? एथोक्साइड। अब ये पूछ रहा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल की उल्लेख करना है। तो उल्लेख में हमने बता दिया सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? इसमें एक निर्जलीकारक का कार्य करता है। तो ये आपको पूरे ये पहले में ये लिखनी थी और अथवा वाले में ये लिखनी थी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अब देखो 12 नंबर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पूरा सुन लिया करो, उसके बाद यहाँ से मैं पूरा समझा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन 12 कह रहा है कोई धातु X जिसका उपयोग थर्मेट अभिक्रिया में किया जाता है। कोई X हमने धातु मान लिया, तो X धातु क्या है? देखो Fe2O3 की क्रिया जब Al के साथ कराएंगे, एल्युमिनियम के साथ, जब गर्म करते हैं तो 2Fe बनता है।
प्लस Al2O3 बनता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको क्या करेंगे, थर्मेट अभिक्रिया। तो ये लाइन, एक लाइन कंप्लीट हो गई। उसमें कह रहा है किए जाने पर फिर कह रहा है ऑक्सीजन में गर्म किए जाने पर कोई ऑक्साइड बाई बनता है। क्या बनता है, बाई। देखो ऑक्सीजन से क्रिया करा दी तो यौगिक कौन सा बन गया, बाई। जिसका नाम पूछे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये कौन सी प्रकृति का होगा, उभयधर्मी प्रकृति का, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों है ना, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। अब देखो इसमें फिर और आगे इसमें कह रहा है कि बाई की क्रिया जब HCl और NaOH के साथ कराने पर संतुलित समीकरण देने हैं। तो बाई की अभिक्रिया, बाई हमारा क्या आया था, ये तो आया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी क्रिया पहले तो HCl से करानी है, फिर NaOH से। HCl से कराएंगे तो AlCl3 प्लस 3H2O। फिर Al2O3 की क्रिया जब NaOH से कराएंगे तो NaAlO2 बनेगा और इसमें H चले वो बनेगा। तो अब पूछ रहा है जो ये नाम है ना, ये वाला, तो इसका नाम क्या होगा। तो नाम हमने बता दिया, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो X और Y के मान ज्ञात करो क्या है। तो X का मान तो लिख देंगे एल्यूमिनियम, Y का मान लिख देंगे क्या, Y का मान क्या है, Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका कौन सा, 12 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो पंखा। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। देखो 13 में इसमें अथवा में भी दे रखा है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट को क्वथन नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। एक लेड नली है, उसको जब गर्म करते हैं तो धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस पदार्थ का है उसका नाम लिखो और अभिक्रिया भी लिखनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। लेड नाइट्रेट, ये तो हमने लिख दिया सूत्र लेड नाइट्रेट का। जब इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन के रूप में टूटता है। तो ये तो हो गया आपका जो नाम पूछे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका हो गया, इसका हो गया क्या, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये तो हो गया इसके नाम पूछे तो। अब इसके अथवा में क्या कह रहा है, अथवा में कह रहा है कि क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट के हरे रंग के क्रिस्टलों को गर्म करने पर श्वेत रंग के पदार्थ A में बदल जाता है। क्वेश्चन सुनना, गौर से सुनना। क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट के हरे रंग के क्रिस्टलों को गर्म करने पर श्वेत रंग के पदार्थ A में बदल जाता है। अब देखना, ये कह रहा है जब हरे रंग का क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट लेते हैं, ये हरे रंग का हो गया। जब इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो श्वेत रंग का फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। क्या होता है, फेरस सल्फेट, जिसमें जल क्या होता है, बाहर निकलता है। अब फिर आगे कह रहा है और यौगिक बनता है A, जिसको हम नाम क्या दे देंगे, A। अब आगे कह रहा है इसमें अथवा में, फिर कह रहा है इसे और अधिक गर्म करने पर भूरे रंग के पदार्थ B में बदल जाता है। अगर इसमें ये वाला जो प्राप्त हुआ था, इसको अगर और गर्म करेंगे तो ये यौगिक B में बदल जाता है, जिसका नाम अगर पूछे तो फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, SO2 गैस बाहर निकलती है और SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये रंग पूछे तो भूरा रंग और नाम पूछे B का तो फेरिक ऑक्साइड, A का पूछे तो फेरस सल्फेट और रंग पूछे तो श्वेत रंग। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का पहले का तो ये हो गया। अगर अथवा का पूछे तो ये वाले दोनों हो गए। देख लेना अपने हिसाब से आपने कैसा क्या लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। गौर से देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 को सुनो पहले क्या कह रहा है। बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट दोनों की अभिक्रिया कराने पर जब उत्पाद की बात करें तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इसका पहले तो समीकरण देना है। अब इसी में दूसरा सवाल क्या कह रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, बेरियम आयोडाइड यानी BaI दोनों की अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनता है। तो ये दोनों क्या देने हैं, समीकरण देने हैं। दोस्तों कितने सरल पेपर था और आप भी ऐसे कह रहे थे कि पता नहीं कितना टफ पेपर दिया है। तो क्वेश्चन समझने का आपका नज़रिया अगर सही है तो एकदम क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप आंसर दे सकते हैं। तो अब इसके मैं समीकरण दे दूँ। देखो पहला कह रहा था BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड की एल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनेगा और AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब ये तो हो गया पहला। अब दूसरे का क्या कह रहा था, जब पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया बेरियम आयोडाइड के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड ये बनता था। तो ये समीकरण दोनों
इस प्रकार से लिखे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका जो पेपर लिया था उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है CO2 और H2S दोनों की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के बतानी है। ये सर ने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बता दिया है और पूरा कोर्स है वो आपको इसी चैनल ऐसे स्टडी सेंटर पर आपको पर्याप्त मिलेगा और पूरा वीडियो है, जो आपको दिक्कत है आप पूरा साइंस का यहाँ से पढ़ सकते हो। और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। इसमें जो कॉमन वाला है इसमें 4 इसमें आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएंगे। अब ऐसे ही H2S में देखेंगे तो H2S में आपको ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनी हुई मिलेगी। और अगर इसका पूरा अगर वीडियो देखना है तो इसी चैनल पर ऐसे स्टडी सेंटर पर आप चैप्टर वाइज डालिए और उसमें पूरी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो सर ने पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 है ना, पूरा पेपर है वो पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्शन के साथ आपको सॉल्व करा दिया है और अपने जो आपने 1 से 4 पार्ट तक पढ़े थे उसको अपने आप में कितना आंक सकते हैं कि कितने हम पानी में हैं और हमें कितनी और ज़रूरत है तैयारी करने की। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 पहले तो सुन लो क्या है क्वेश्चन। हाइड्रोजनीकरण में एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले तो क्या है, हाइड्रोजनीकरण एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। एक तो क्वेश्चन इसमें ये है। फिर अथवा में इसमें क्वेश्चन दे रखा है समजाति श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिखिए तथा एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के नाम लिखिए। तो देखो पहले की बात करें, हाइड्रोजनीकरण एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो हाइड्रोजन अभिक्रिया क्या है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया मैं आपको परिभाषा बोल के सुना देता हूँ, सुन लेना। आपने कॉपी में किस प्रकार से लिखा है मेरे को पता नहीं, और जो आपको कॉपी में लिखी हुई है और किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत है कि हमारे नंबर इतने कम कैसे आए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मैं आप लिंक डाल दूंगा, उसको क्लिक करना, ज्वाइन करना उसको, उस पर पूरा वीडियो बना के दे दूंगा या फिर आपको फोटो वाइज जैसे आपको पूरा जैसे मैं करा रहा हूँ ना तो पूरा फोटो भी मिल जाएगा उस पर। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया देखो वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी असंतृप्त होना चाहिए हाइड्रोकार्बन और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग कर, निकेल उत्प्रेरक होगा, हाइड्रोजन उसमें संयोग करेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ऐसे समझ लो आप, तो असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। अब इसके समीकरण की बात करें तो देखो अगर ये तो क्या हो गया असंतृप्त, इसको कह देंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसको कह देंगे क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ये क्या कह रहा है, परिभाषा तो यही कह रही है, इसके एक तो परिभाषा देनी है और क्या करना है, इसका उदाहरण देना है। तो देखो असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन की निर्माण की विधि क्या कहलाएगी, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसके उपयोग की बात करें तो देखो वनस्पति तेल से, मतलब इसका उपयोग है वो कहाँ करते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में पहला उपयोग। फिर दूसरी बात करें तो इसका उपयोग की बात करें तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरी अभिक्रिया है इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप जानते हैं वैसे तो, लेकिन एक बार और मैं बोल देता हूँ क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अन्य अणु या परमाणु द्वारा किया जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और जिसकी उदाहरण की बात करें तो उदाहरण मैंने ये लिख दिया है आपको ये वाला, कि जब एथेन की क्रिया, किसकी क्रिया, मेथेन की क्रिया क्लोराइड से जब प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है, मेथिल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है। ये अभिक्रिया आपको देनी थी और क्या देनी थी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना था और उस परिभाषा देनी थी। अब इसके अथवा में और बच रहा है, देखो अथवा में कह रहा है इसमें समजाति श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिखिए, एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के नाम लिखिए। तो अब इसको देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 का, तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 16 था, उसका अथवा की बात करते हैं, समजाति श्रेणी किसे कहते हैं। तो सुन लीजिए, कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापन करता है, यानी एक ही प्रकार का होना चाहिए जब ही समजाति होगा, अगर अलग हो गया तो समजाति नहीं होगा।
अब इसके सदस्यों की बात करें तो सुनो, गुण की बात करें तो पहला गुण, समजाति श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान। समान क्या होते हैं? आपको नाम से ही पता चल रहा है, समजातीय। फिर दूसरा है समजाति श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में एक CH2 का अंतर होता है। अगर दो क्रमागत सूत्र लिखे ना जाए समजाति श्रेणी के, तो उसमें अंतर की बात करें तो कितना होता है? CH2 का अंतर होता है। दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण की बात करें, इसे एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अगर एल्कीन का पूछे तो उसमें +2 नहीं लगाना है, और अगर एल्काइन का पूछे तो -2 करना है, बस इतना अंतर है। एथेन के दो उत्तरोत्तर सदस्य प्रोपेन और ब्यूटेन है, क्योंकि प्रोप के क्या बाद आता है? क्या? ब्यूट। तो इस प्रकार से आपका पेपर है वो पूरा संपूर्ण रूप से सॉल्यूशन हो गया, और आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कौन कौन से आंसर हैं, वो आपने क्या क्या लिखे थे, और गलती हुई हो तो उसको अगले टेस्ट में सुधार करें। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम रखेंगे हम अगले संडे का, वो यहाँ पर नहीं रख के बाड़ी क्षेत्र में रख रहे हैं, वो भी साइंस का ही रखेंगे अभी, है ना। तो जो आपके संपर्क में हैं उन सभी को बताइए। वैसे तो हम सबसे मिलने जाएंगे, और बाकी आपके अपने हिसाब से बताना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।